दोस्तों, जर्नली, नेचुरली, ऑर्डिनरीली सच बोलने से किसी को नहीं रोका जा सकता है। सबका अधिकार है कि वो सच बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि कभी-कभी कानून सच बोलने से भी रोक देता है और वो एक्सेप्शन कहलाता है एस्टोपल और हिंदी में कहा जाता है उसी को विबंध। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज में दोस्तों हम लोग चैप्टर 7 कंप्लीट कर चुके हैं। अब चैप्टर 8 की बारी है और इस चैप्टर में केवल और केवल 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 121, 122 एंड 123। लेकिन चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, आप अपनी रूटीन लाइफ में देखेंगे, डेली की लाइफ में देखेंगे तब भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, क्योंकि इतना प्रैग्मेटिक सेक्शंस हैं यहाँ पर, इतनी व्यवहारिक बातें यहाँ पर कही गई हैं जो आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होती है। इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोगों से फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप वो मोटा रजिस्टर जो मैंने शुरू में बनवाया था जब हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम शुरू किया था, उसको आप जरूर लेकर बैठिए और हर एक इंपॉर्टेंट बात को नोट करते जाइए, क्योंकि इतनी सारी बातें होने वाली हैं यहाँ पर, बहुत सारी बातें होंगी। सेक्शन केवल और केवल 3 हैं। अभी मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि चैप्टर 8 को पढ़ाते पढ़ाते हम कितनी सारी बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि एस्टोपल विबंध का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। दोनों तरीके से देखेंगे कि जो कानून में लिखी गई वो और बाकी जो ज्यूरिस्ट हमारे देते हैं डेफिनेशन वो क्या कहती है। दूसरा, ऐसा करने के पीछे कि एक व्यक्ति को सच बोलने से भी रोका जा रहा है और कानून रोक रहा है, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है, इसकी मैक्सिम्स क्या है, वो हम देखेंगे। दूसरा, रैशनल होता है, एक हर बात को कहने के पीछे का एक तर्क होता है, वो तर्क क्या क्या होंगे, रीजन ऑफ एस्टोपल्स क्या होंगे, सेट ऐसे सेट है पूरा, एक 5 रीजंस हैं इसके पीछे जिनके कारण इस प्रिंसिपल के इस एस्टोपल के प्रिंसिपल को कानून में रखा गया और सच बोलने से भी एक व्यक्ति को रोका जाता है। देखेंगे और कि हिस्ट्री क्या थी इस एस्टोपल के चैप्टर को 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट में रखने से पहले भी क्या एस्टोपल चलता था और किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता था, थोड़ा हिस्ट्री भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे नेचर क्या है इसका, एस्टोपल का नेचर का मतलब कि ये प्रोसीजरल लॉ है या फिर ये सब्सटैंटिव लॉ है। प्रोसीजरल लॉ एंड सब्सटैंटिव लॉ आप जानते होंगे क्या क्या करते हैं दोनों। एक सब्सटैंटिव लॉ है जो ये राइट्स क्रिएट करता है, उस राइट्स के अगेंस्ट कुछ ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटी क्रिएट करता है, और प्रोसीजरल लॉ होता है कि उस लायबिलिटी को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, वो प्रोसीजरल लॉ बताता है। तो एस्टोपल अपने आप में एक कंप्लीट लॉ है, तो उस लॉ का नेचर कैसा होगा ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन देखेंगे रूल ऑफ प्लीडिंग्स में। रूल ऑफ प्लीडिंग का मतलब होता है दोस्तों, जब आप ऑर्डर 6 और रूल 2 पढ़ते हैं सीपीसी का, तो ऐसा कहा जाता है कि जो प्लीडिंग्स डाली जाती हैं सिविल सूट में, उन प्लीडिंग्स में केवल मटेरियल फैक्ट लिखे होने चाहिए, लॉ नहीं लिखा जाना चाहिए। जबकि हम इसे पढ़ेंगे तो इट इज ए रूल ऑफ एविडेंस, और इसको क्या प्लीडिंग में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है तो क्यों लिखा जा सकता है, उसके बारे में कंपैरिजन करेंगे। और बर्डन ऑफ प्रूविंग द इंग्रेडिएंट ऑफ एस्टोपल, ये कौन सी पार्टी के ऊपर होगा, क्योंकि हर मैटर में 2 पार्टी होती हैं, तो ये तो जरूरी है कि ये बताए कि कौन सी पार्टी किस इंग्रेडिएंट को, किस फैक्ट को प्रूव करेगी, तो दैट इज कॉल्ड बर्डन ऑफ प्रूफ। तो वो किसके ऊपर होगा। अगेन देखेंगे एस्टोपल रिलेटेड प्रोविजंस इंडियन लॉ में कहां कहां पर है। सारे लॉ बताऊंगा आप लोगों को जहां पर इंडियन लॉ, जहां पर एस्टोपल की बात होती है। और लास्ट में बात करेंगे काइंड्स ऑफ एस्टोपल। काइंड्स ऑफ एस्टोपल जनरली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एस्टोपल बाय रिकॉर्ड, जिसे रेस जुडिकेटा भी कहा जाता है, इसके अंदर सब काइंड और हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। एस्टोपल बाय डीड, रिटन डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया। एस्टोपल बाय कंडक्ट, आचरण के द्वारा एस्टोपल किस तरीके से होगा। इसके अंदर बहुत सारे और एस्टोपल अवेलेबल हैं, जो आपने सुना भी होगा, काफी इशू एस्टोपल भी होता है, उस पर भी हम काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे दोस्तों। और देखेंगे कि एक्सेप्शंस क्या क्या होंगे एस्टोपल के। क्या एक मामला ऐसा है
कि कुछ लोगों को कहता है कि नहीं, आपको सच बोलने की परमिशन अब नहीं है। क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं? कुछ मामलों में उनको परमिशन दे दी जाएगी। ऐसा डिस्क्रिशन होगा क्या? होगा तो क्यों होगा? इस तरीके की बातें करेंगे कि इंग्रीडिएंट क्या होंगे सेक्शन 221 के, जो यही सेक्शन पहले 115 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी 1872 वाले में, और इससे रिलेटेड केस लॉज क्या हैं उनको भी देखेंगे। और लास्ट में देखेंगे दोस्तों डिफरेंस बिटवीन एस्टोपल एंड वेवर एंड एस्टोपल एंड एडमिशन। आप लोगों ने एक लाइन पढ़ी होगी कि एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट इट मे ऑपरेट एज एस्टोपल। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने पढ़ाया है। अगर आप भूल गए हैं तो बुक खोलकर सर्च करें और कमेंट में ये बताएंगे कि ऐसा किस सेक्शन में बताया गया था कि एडमिशंस जो होते हैं, स्वीकृति जो होती है, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते, निश्चयक सबूत नहीं होते, बट एक एस्टोपल की तरह ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, लागू होते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि हम इतनी सारी बातें पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 के अंदर, तो एक वीडियो में तो ये सारी बातें होने वाली नहीं है। इसलिए आप लोगों से अगेन मेरी रिक्वेस्ट कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप प्लीज वैसे ही पढ़िए, और कुछ दिन में, कुछ दिन बोले तो लगभग 1 महीना या 2 महीने में हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आप देखेंगे एक बार अपने रजिस्टर को खोलकर, तब पाएंगे कि आपने क्या पा लिया है, पाएंगे कि इतना आपको कहीं और पढ़ने को नहीं मिलता। और वो लोग जो पहली बार मेरे चैनल पर आएंगे उनको पूरा का पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर फुल कोर्स मिलेगा। एक तरफ से जब वो वीडियो देखना शुरू करेंगे तो एक ही दिन में हो सकता है कि वो 5 वीडियो देखें, 10 वीडियो देखें, वो उनकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखिए कि कितना फास्ट वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके तो बता ही सकते हैं, हाइप कर सकते हैं, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी बातें मिलेंगी यहाँ पर। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो पीछे की 2-4 वीडियो एक बार उठाकर देख लीजिए, देन सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप ज्वाइन करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और दोस्तों आजकल मैंने इंस्टाग्राम पर भी शुरू किया है कि एक कॉन्सेप्ट को 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट में भी इंस्टाग्राम पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है legal_lamp, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। आप जाइए उसको फॉलो करिए, वहां पर भी आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम सबसे पहली वीडियो की मीनिंग क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी एस्टोपल की। तो सबसे पहले देखना होगा कि इस एस्टोपल का ओरिजिन कहां से हुआ। शुरुआत में एक फ्रेंच वर्ड था, इसका ओरिजिन एक फ्रेंच वर्ड से होता है जिसकी स्पेलिंग ये है, और इसको बोला जाता है स्टूपाइल या फिर स्तूप, दोनों में से कुछ भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ये फ्रेंच वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है एस्टोपल की, और इसका मीनिंग होता है, अगर इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो स्टॉपर या फिर प्लगर। स्टॉपर और प्लगर का मीनिंग होता है रोकने वाला, स्टॉप करने वाला। तो जब भी आप आंसर में लिखेंगे दोस्तों, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, अगर डिटेल्ड आंसर, लॉन्ग आंसर आपसे पूछा जाता है तो आप इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। सबसे पहले उसका ओरिजिन बताएंगे कि फ्रेंच से आया, स्टूपाइल से आया, स्तूप से बना। इसका मीनिंग स्टॉपर है, प्लगर है, कि वो रोकने का काम करता है। अब देखिए कि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहां जो मैं डेफिनेशन अभी आपको बताने जा रहा हूं, ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 121 भारतीय साक्ष्य अधिनियम नहीं बता रहा हूं, ओल्ड लॉ 115 इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूं, बट ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। जनरल सेंस में मीनिंग है ये डेफिनेशन है एक तरीके से। और अगर आपको ये डेफिनेशन आती है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तो देखिए कहा क्या है, मैंने दोस्तों इस डेफिनेशन को थोड़ा सा ऐसे एकदम स्टेटमेंट की फॉर्म में ना लिखकर पॉइंट वाइज लिखा है मैंने, और पॉइंट 4 हैं और 5वां कंक्लूजन है। तो 4 पॉइंट आपके जवाब में होने चाहिए और 5वां कंक्लूजन भी होना चाहिए। और ध्यान रखना यहाँ पर 2 पर्सन हैं, एटलीस्ट 2 पर्सन हैं, और इस मीनिंग का कंपैरिजन मैं चीटिंग के साथ भी दिखाऊंगा आपको, और एग्जाम्पल भी बताऊंगा किस तरीके से ये वर्क करता है। थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन रखना है। नंबर 1 बात, वेयर अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट टू अनदर, इट मींस एक पहला पर्सन है P1
और इसने एक स्टेटमेंट दिया किसी दूसरे पर्सन को, दैट इज कॉल्ड, मान लो सपोज P2, पर्सन 1 एंड पर्सन 2। तो यहां एक स्टेटमेंट होना जरूरी है। देखिए ये स्टेटमेंट आगे जाकर इंप्रूव करेगा। ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि मुंह से बोला हुआ स्टेटमेंट हो, ये कंडक्ट भी हो सकता है। और केवल कंडक्ट नहीं हो सकता, अगर कोई व्यक्ति साइलेंस है, वो साइलेंस वाला कंडक्ट भी इस स्टेटमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। मैं आपको एक जनरल डेफिनेशन दिखा रहा हूं कि एक व्यक्ति ने एक स्टेटमेंट दिया दूसरे व्यक्ति को। अब जितने भी काम हैं यहां पर, चार में से एक बात में देखिए पहले पर्सन का काम आया है। अब बाकी जो तीन कैटेगरी बच गई, तीन बातें बची हैं, उनमें दूसरे पर्सन का ही काम है। और देन जब कंक्लूजन आएगा तो वो कंक्लूजन अगेन पहले पर्सन के लिए होगा। तो किस तरीके से आप ये डेफिनेशन लिखेंगे, समझ गए। पहले स्टेटमेंट में पहले पर्सन का काम है, बाकी दूसरे तीसरे और चौथे स्टेटमेंट में दूसरे पर्सन का काम है, और कंक्लूजन में फिर से अगेंस्ट उस पर क्या हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो पहले पर्सन का काम है। तो फर्स्ट कंडीशन में एक पर्सन ने एक स्टेटमेंट दिया किसी दूसरे को, देन दूसरा क्या करेगा। एंड मैंने पहले लिखा है, जनरली एंड यहां लिखा जाता है, बट मैंने इंटेंशनली एंड यहां पर लिखा है कि आप फोकस आपका थोड़ा फालतू रहे और आप भूले ना कि चारों की चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, देन एस्टोपल की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। अगर एक भी इंग्रेडिएंट इसमें से मिसिंग हुआ तो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती है। तो एंड, पहली के साथ एंड, द अनदर बिलीव्स इट टू बी ट्रू। इट क्या है यहां पर, ये स्टेटमेंट। जो दूसरा व्यक्ति है इस स्टेटमेंट को सत्य है ऐसा विश्वास कर लेता है, और ऐसे विश्वास पर अब अगला व्यक्ति फिर से एंड द अनदर एक्ट्स ऑन द सच बिलीफ, ऑन दैट बिलीफ, ऐसा विश्वास पर वो एक्ट कर देता है। ऐसी सूचना जो उसने दी है ए ने, जो स्टेटमेंट दिया P1 ने, उसको सत्य माना। सत्य पर विश्वास करते हुए, इस बात को सत्य मानते हुए उसने कोई एक्ट कर दिया। अब इस एक्ट का रिजल्ट क्या होगा, वो है फोर्थ, और वो भी एंड से मैंने ऐड किया। एंड अनदर ड्यू टू सच एक्ट सफर्स लॉस और डेट्रीमेंट। इस एक्ट के कारण P2 को कोई हानि हो गई या डेट्रीमेंट हो गया। डेट्रीमेंट का मतलब उसको कोई हार्म हो गया या उसको कोई नुकसान हो गया, डैमेज हो गया। देन अब जो पहला पर्सन था, चारों कंडीशन पूरी हो गई। अब पांचवी में पहले पर्सन के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है देन द फॉर्मर, फॉर्मर मींस द पहला, P1 shall be prevented, रोक दिया जाएगा, हर हालत में रोक दिया जाएगा, shall be prevented from going back from his statement। अपना जो पहला स्टेटमेंट उसने दिया था उससे वापस जाने से पहले व्यक्ति को रोक दिया जाएगा। और ये जो रोकना है, ये जो स्टॉपर का काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एस्टोपर, विबंध। अब नहीं उसको अपने पहले वाले स्टेटमेंट से मुकरने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कब, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई एक लाइन का कोई स्टेटमेंट आपको बोल के दिखाए कि एस्टोपल का मीनिंग ये हो सकता है, दो लाइन का स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन आपको पूरी बात बतानी है। चारों के चारों इंग्रेडिएंट पूरे होने चाहिए, देन ये पांचवा एस्टोपल फॉर्मर पर काम करेगा, P1 पर काम करेगा। एग्जाम्पल से आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। मान लो ये एक लैंड है और ये ए के पोजेशन में है, बट ए ओनर नहीं है। ध्यान देना, ओनर नहीं है, बस पोजेशन में है। अब बी इससे कभी मिलने आता है, दूसरा व्यक्ति बी इससे मिलने आता है, पूछता है कि हाँ भाई ये आपकी प्रॉपर्टी है। ए से पूछता है, ए कहता है हाँ मेरी प्रॉपर्टी है। तो कहता है, बी पूछता है इससे आप बेचना चाहते हो, तो ए कह रहा है हाँ मैं बेचना चाहता हूं। एक्चुअल कॉस्ट है इस प्रॉपर्टी की सपोज 50 लाख। अब इसने कहा कि ठीक है, मैं आपको, एक्चुअल कॉस्ट तो 50 लाख है, मैं आपको 40 लाख रुपए में बेच दूंगा। तो बी ने क्या किया, इसकी बात पर विश्वास कर लिया। अब बी ने जैसे ही इसकी बात पर विश्वास किया, तो पहला इंग्रेडिएंट क्या था, ए का एक स्टेटमेंट होना चाहिए। ए ने एक स्टेटमेंट दिया कि यस आई एम द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, पहली कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड क्या होना चाहिए, अब बाकी काम किसके हैं, तीन काम बी के होंगे।
तो बी का पहला काम कि इस स्टेटमेंट को बी ने ट्रू मान लिया। यस, बी ने ट्रू मान लिया। एंड ट्रू मानने के बाद बी ने कोई एक्ट कर दिया। अब बी ने क्या एक्ट किया वो चेक करना है आपको। अभी तक बी ने कोई एक्ट नहीं किया। अब बी ने एक्ट ये किया, अब ए के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया बी ने, और इस एग्रीमेंट में एडवांस में 10 लाख रुपीस दे दिए और कहा बाकी जो 30 लाख बचे वो मैं जब दूंगा जब आप इसकी रजिस्ट्री करा देंगे। तो बी ने एक्ट क्या किया, एक एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट में कुछ पेमेंट कर दी। अब इस पेमेंट के कारण जो ये बिलीव करके ऐसा एक्ट कर दिया, अब यहां से सिचुएशन चेंज होती है। अब यहां इस लैंड के पास से सपोज मेट्रो निकल जाता है, मेट्रो लाइन निकल जाती है। अब मेट्रो लाइन यहां से निकलते ही इस प्लॉट की कॉस्ट बढ़ गई, और इसी बीच हुआ क्या कि किसी कारण से ये जो प्लॉट है वो ए के नाम पर आ गया। जिस दिन मान लो ये प्रॉपर्टी इसने एग्रीमेंट किया था, उस दिन ये प्रॉपर्टी में ओनर नहीं था, बट जैसे ही ये एग्रीमेंट हुआ बी के साथ, इधर से ये मेट्रो लाइन निकली, तो ए ओनर भी बन गया, चाहे सक्सेशन से बना, चाहे विल से बना, चाहे गिफ्ट से बना, बट अब ए आज की डेट में ओनर बन गया आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एग्रीमेंट टू सेल। और ये मेट्रो लाइन निकलने के बाद, तो जैसे ही यहां से मेट्रो लाइन निकली तो इसकी कॉस्ट बढ़ के हो गई अब 70 लाख। अब 70 लाख होते ही ए को लगा कि मुझे तो 30 लाख रुपए का नुकसान है, तो मैं मना कर देता हूं इसको कि मैं नहीं बेचूंगा। अब नहीं बेचने पर तो वो एग्रीमेंट टू सेल को पूरा नहीं कर रहा है, तो उसमें एक कंडीशन लिखी होती है कि अगर ए पूरा नहीं करेगा इसको तो ये 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए वापस करेगा। तब भी 20 लाख रुपए वो वापस नहीं करना चाहता है, तो वो कहता है कि मैं एक काम करता हूं कि मैं इसको कहूंगा बी को कि भाई ये लैंड तो जब मैंने मेरा और तेरा एग्रीमेंट हुआ था तब इस प्रॉपर्टी का टाइटल मेरे पास नहीं था, मैं तुम्हारे साथ इस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता। इस कारण से ये एग्रीमेंट नल एंड वॉइड है, और तुम ये लो अपने 10 लाख रुपए और जाओ। इधर बी को लगता है कि मुझे तो 40 लाख रुपए में 70 लाख की प्रॉपर्टी मिल रही थी, तो कैसे जाने दूंगा। अब आप कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट सोचिए, जो मैंने सेक्शन 120 में आप लोगों को पढ़ाया था, और ये कहा था कि ये एक ऐसी सेक्शन है जो हर केस में, चाहे सिविल है चाहे क्रिमिनल है, हर केस में कोर्ट को इसे अप्लाई करना पड़ता है, ये चेक करने के लिए कि कोई फैक्ट प्रूव हुआ या नहीं। सिमिलर कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट के आधार पर ही कानून बनाए जाते हैं। साइकोलॉजी क्या कहती है, समाज क्या कहता है, किस तरीके से समाज रिएक्ट करता है। अब आप इस मामले में ही देख लीजिए कि आप छोड़ दो सारे लॉ क्या कहते हैं, एस्टोपल क्या कहता है, ऐसे मामले में समाज के 4 आदमी क्या कहेंगे। तो समाज के 4 आदमी कहेंगे कि भाई जब तेरे पास थी या प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन तैने एक स्टेटमेंट दिया, उसको इसने सच माना, उसके आधार पर इसने तुम्हें पेमेंट कर दी, तो अब उतने ही रुपए में ये प्रॉपर्टी तुमको बेचनी पड़ेगी। कॉमन कोर्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, समाज के 10 व्यक्ति इस सिचुएशन में यही बोलेंगे, एक प्रूडेंट पर्सन यही बोलेगा, तो लॉ भी यही है। तो यही कहा गया कि अब इस एग्रीमेंट को करने के बाद, इस 10 लाख रुपए को इधर देने के बाद, अगर ए मना करता है कि मैं तुमको सेल डीड नहीं करूंगा, देन चौथी कंडीशन पूरी हो जाती है कि अब इसको इस एक्ट के कारण बी को क्या हो गया, लॉस हो जाएगा। बी के कारण बी को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो 4 की 4 कंडीशन पूरी, देन अब ए को प्रिवेंट किया जाएगा, ये है एस्टोपल, ए को एस्टॉप किया जाएगा। किस बात के लिए, ए शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग बैक फ्रॉम हिज स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट, कि मैं इसका ओनर था, मैंने भैया इस प्रॉपर्टी को बेचना है, तो अब इस स्टेटमेंट से वापस नहीं जाने दिया जाएगा, चाहे वो अब सच बोल रहा है कि मैं ओनर नहीं था, लेकिन लॉ कहता है कि नहीं, आपको सच नहीं बोलने दिया जाएगा। अब आज उस पोजीशन में हैं आप कि अब इसको सेल डीड कर सकते हैं, चाहे आप कल जिस दिन ये स्टेटमेंट दिया था उस दिन आप उस पोजीशन में नहीं थे।
तो अब आपको ये सेल डीड करनी पड़ेगी। तो यहां पर आप ध्यान देना, यहीं से बहुत सारी बातें निकलेंगी। तो यहां पर इस सिचुएशन में बी का क्या हो गया, एक राइट क्रिएट हो गया। बी का एक राइट क्रिएट हो गया कि अब वो ये टाइटल अपने नाम पर कोर्ट में जाकर मांग सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट डाले और कहे इस एग्रीमेंट टू सेल को ये फुलफिल करे। ऐसा ही मिलता जुलता इलस्ट्रेशन आपके सेक्शन 121 में लिखा गया है, लेकिन मैंने जानबूझ के वो इलस्ट्रेशन नहीं बताया। तो ये है एस्टोपल, और एस्टोपल का मीनिंग आप समझ गए होंगे दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे दूसरी तीसरी चौथी पांचवी वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक जरूर करिए, हाइप करिए, कमेंट करके बताइए, और नए लोग हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा। और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, जो एक एक मिनट में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट वहां पर बताता रहता हूँ। लीगल अंडरस्कोर लैम्प हैंडल है। तो ठीक है दोस्तों, अब कल मिलेंगे प्रिंसिपल मैक्सिम के साथ में और बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय